ये सेकंड टॉपिक है आपका कि एमपी का कंट्रीब्यूशन चाहते हैं वो हमसे कि भाई कायम है फ्रीडम स्ट्रगल में। पहले तो हम फ्रीडम स्ट्रगल समझ लेते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन हम किसको बोलते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई? बात थी 1857 का रिवोल्ट, पहली क्रांति। 1857 में पहली बार हमने अंग्रेजों का विरोध किया। हुआ क्या था, उसके पहले अंग्रेजों के द्वारा लाए गए लगातार जितने भी कानून थे वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारा ही शोषण कर रहे थे। बहुत सारी चीज़ें थी उसमें, और बदले में हमें मिल क्या रहा था? उनके द्वारा लाए गए एक्ट के थ्रू थोड़ी बहुत चीज़ें जो जहाँ पे दिख तो रहा था कि हमारे लिए कुछ हो रहा है, लेकिन अगर ग्राउंड लेवल पर देखो तो हमारे लिए वो क्या था? एक इल्यूजन, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था। लोगों के अंदर गुस्सा भरता गया। तो वही बात है ना, जब कोई भी सिस्टम हो, ये हमने वैदिक पीरियड में भी देखा था जब है ना नास्तिक संप्रदाय आए थे, कि जब कोई भी चीज़ हो और वो गलत करते हुए अपने पीक पर जाती है या सही करते हुए भी अपने पीक तक जाती है, तो फिर सही करते हुए जाएगी तो एक डाउनफॉल आएगा, और अगर गलत करते हुए जाएगी तो उसके खिलाफ एक कम्युनिटी पूरी उसके विरोध में खड़ी हो जाएगी। क्योंकि आप पेशेंस टेस्ट कर रहे हो ना बेसिकली, कभी ना कभी तो अब लोग एग्जॉस्ट होंगे उस चीज़ से। तो ये आया 1857 की क्रांति का। 1857 की क्रांति कहते हैं भाई भारत की पहली क्रांति थी, और जिस हिसाब से उसकी प्लानिंग की गई थी, अगर उस हिसाब से वो एग्जीक्यूट होती तो हम शायद, इतिहास कहता है कि हम बहुत पहले आज़ाद हो जाते। कहीं ना कहीं सबसे बड़ी जो कमी थी उसकी, उसमें वो ये थी, एकता की कमी, कि भाई एकता की कमी कैसे की? देसी रियासतें आपस में ही एकजुट नहीं हो पाई। क्योंकि भाई आप किसी बड़ी सत्ता के खिलाफ अगर विद्रोह करोगे तो पहले आपको खुद भी तो उसके लिए मुकाबला करने के लिए तैयार होना होगा। और आप खुद मुकाबला कब कर पाओगे? जब आपके अंदर एकता होगी। कुछ राजा पहले से ही जाके अंग्रेजों के साथ मिल गए थे, उनके अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट थे। उन्हीं पॉलिटिकल इंटरेस्ट से आपके बुंदेला विद्रोह की शुरुआत हुई थी। तो बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, और जो बैकग्राउंड की चीज़ें बहुत सारी जब चलती हैं तो एक साथ जब इकट्ठी होती हैं तो वो विद्रोह का रूप ले रही थी। एक डेट तय की गई थी 1857 क्रांति की, कि इस अमुक तारीख को हम है ना इकट्ठा विद्रोह करेंगे। वो इसलिए किया गया था कि भाई पूरे भारत से एक साथ अगर विद्रोह की शुरुआत होती तो अंग्रेज कहाँ कहाँ उस विद्रोह को दबाते। लेकिन क्या हुआ, एकता की कमी की वजह से कहीं पर कहीं शुरू हुआ, कहीं पर कहीं शुरू हुआ, तो उनको उस विद्रोह को सप्रेस करने का मौका मिलता रहा। कुछ देसी राजा थे जो उनके साथ मिल गए थे, जिनके अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट थे, तो उन्होंने भी क्रांति में सहयोग नहीं किया। आया समझ में? तो अब आते हैं बुंदेला विद्रोह पे। बात थी शुरू, ये बात शुरू हुई थी आपकी 1839 में, 1839। 1839 में इसमें हुआ था आपका भारत और अफगानिस्तान का युद्ध। इंडो अफगान वॉर 1839। कैसे? भारत और अफगानिस्तान का अगर हो रहा था तो भारत की तरफ से कौन होगा? ब्रिटिशर्स। बेसिकली तो ब्रिटिशर्स का हो रहा था। तो ब्रिटिशर्स की आर्मी बिजी हो गई थी अफगानिस्तान के साथ युद्ध में। 1839 की बात है। यहाँ पे ब्रिटिशर्स की आर्मी बिजी हुई वहां पर, तो कुछ लोगों को लगा, भारतीय रियासत के राजाओं को लगा कि ये सही समय है विद्रोह करने का। क्यों? अभी इनकी आर्मी अफगानिस्तान से वॉर में बिजी है, पीछे से अगर हम विद्रोह कर देंगे तो ये संभाल नहीं पाएंगे। तो यहां से ये शुरुआत हुई। अब थे एक राजा परीक्षित, इन्होंने इस बुंदेला विद्रोह की नींव रखी। इनके दिमाग में आया था बुंदेला विद्रोह के लिए पहला रिवोल्ट। राजा परीक्षित, ये राजा थे आपके जैतपुर रियासत के, लिख दे रहा है यहाँ पे।
राजा परीक्षित जयपुर रियासत के थे। तो इन्होंने प्लान किया, एक मेला लगता था बुढ़वा मंगल का। तो राजा परीक्षित ने प्लान किया, सभी देसी रियासतों के राजाओं को, अपने मित्रों को, जो देसी जिनकी बाउंड्री लगी हुई थी आसपास, सबको इनविटेशन भेजा इसमें शामिल होने के लिए। अब बेसिकली मैं देखो होता क्या था, ये जो 1857 क्रांति का दौर था, उस समय पर देश का माहौल कुछ ऐसा बना दिया गया था कि 4 लोग एक साथ इकट्ठे होकर मीटिंग नहीं कर सकते थे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ब्रिटिशर्स, उनके अनुसार ये था कि अगर आप 4 लोग मिल रहे हैं कहीं ना कहीं, तो आप हमारे ही खिलाफ षड्यंत्र रचोगे। तो वो अलाउड नहीं था। तभी फिर बाद में जाके ये आपका गणेश उत्सव जो होता है वो स्टार्ट किया गया था। उसका भी पर्पस वही था कि एक ऐसा प्रोग्राम जहां पर सारे लोग इकट्ठे हों क्रांतिकारी, और दिखाने के लिए वो एक महोत्सव है या मेला है, और उसके अंदर चल क्या रहा है, क्रांति की प्लानिंग। बिल्कुल। तो ऐसे ही ये बुढ़वा मंगल मेला का आयोजन हुआ, उसमें है ना सब देसी रियासतों को, राजाओं को, सबको बुलाया गया। अब एक जगह थी नरहट, जहाँ के राजा थे मधुकर शाह। क्या? किसको? यहाँ बाला मराठी थे ना, बाल गंगाधर तिलक, इसलिए इसका कल्चर भी महाराष्ट्र में ज़्यादा है। वो नहीं, उसके बाद विद्रोह हुआ था दोबारा से, जब मधुकर शाह और गणेश जू, ये दो लोग थे। नरहट जगह है यहाँ के मेले में। अब देखो ऐसा है, बता रहा, जैतपुर, मधुकर शाह, ये रियासत थी, यहाँ के ये राजा थे। तो बेसिकली इस बुंदेला विद्रोह की नींव रखी थी इन्होंने, एग्जीक्यूट किया था इन्होंने। बुढ़वा मंगल का मेला था, अब आगे क्या हुआ वो सुनो। सारे देसी रियासतों को बुला के, राजाओं को बुलाया गया, जिनसे सहयोग की उम्मीद थी उन सबको बुला, जिनको क्रांति में शामिल करना था सबको बुलाया गया, और एक मीटिंग का आयोजन किया गया। ब्रिटिशर्स इंडो अफगान वॉर में बिजी थे उस टाइम पर, 13 से जो चल रहा था, तो लगा था कि शायद जब उनका ध्यान वहाँ पर है, वो सबसे परफेक्ट टाइम है प्लान करने का और विद्रोह छेड़ने का, रिवोल्ट करने का उनके अगेंस्ट। ब्रिटिशर्स को इस बात की खबर लग गई कि कुछ प्लान हो रहा, और रियासतों के राजा मिल रहे हैं इस मेले में। सेम डे ब्रिटिशर्स ने जबलपुर में एक मीटिंग का आयोजन किया, और वहाँ भी रियासतों के राजाओं को, जमींदारों को, बड़े बड़े सबको बुलाया। तो बेसिकली क्या था ये, बताओ क्या था ये, क्या हो रहा था एक्चुअली में? ये हाँ, डिवाइड एंड रूल, सब इकट्ठे हो रहे हैं एक जगह, प्लानिंग करेंगे, कल को हमारे ही खिलाफ विद्रोह करेंगे। सेम डे उन्होंने एक मीटिंग रखी जबलपुर में, और उसमें बुलाया सबको। अब जो वहां चले गए, पावर आपकी कम हुई कि नहीं हुई? वो तो अटेंड नहीं किए ना मीटिंग, आई बात समझ में? जो वहां चले गए, आ रहा समझ में? तो ये बेसिकली क्या था, फूट डालो राज करो वाली नीति। तो ये हुआ। अब इन्होंने इसको एग्जीक्यूट किया था, लेकिन इसका उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन कुछ तो होगा आगे जाके, अगर मीटिंग हुई है तो।
क्या हुआ? तुम्हें समझ में आ रहा मैं क्या समझा रहा? जो भी वही बिंदु, जो वही प्लान है जो बाद में बुंदेला विद्रोह के रूप में निकल के आएगा। जगह जगह से रियासतें अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह छेड़ देंगे। सफल हो ना हो अलग चीज है, लेकिन अंग्रेजों के इस चीज से कि उन्होंने अलग से एक मीटिंग रखी जबलपुर में, इससे उनकी पावर कुछ तो कमजोर हुई रियासतों की, क्योंकि वो जो राजा जो साथ दे सकते थे वो तो नहीं आए, वो वहां चले गए। ठीक है। अब बाद में क्या हुआ? बाद में चीजें कुछ ऐसे हुई कि इन सब चीजों के पीछे गुप्त तरीके से सिंधिया परिवार जो है वो सपोर्ट कर रहा था इन राजाओं को। ग्वालियर, सिंधिया, इनको विद्रोह के लिए। अभी सहायक संधि नहीं होगी, जो हुई होगी जाहिर सी बात है इनके बीच में। सहायक संधि समझते हो ना, हिस्ट्री में पढ़ा होगा। क्या होता बताओ? सब्सिडियरी अलायंस क्या होता? हैं? पढ़ा इसी क्लास में पढ़ा? कहाँ पढ़ा? अलग से डिटेल में बताओगे इस बात को? हम्म। 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 और किसी को पता है तुम लोगों में से? सहायक संधि। सहायक संधि क्या होती थी? ब्रिटिश विदेशी रियासतों से एक संधि करते थे। संधि तो समझते हो, एक ट्रीटी, समझौता। उसमें क्या होता था? देखो दो चीजें हैं, या तो मान लो मैं ब्रिटिशर्स हूँ, ये देसी रियासतें हैं, मैं इनको बोलूंगा या तो आप डायरेक्टली हमसे युद्ध कर लो, और अगर ये हार गया तो क्या होगा? इसका पूरा साम्राज्य मेरा हो गया। दूसरा है सहायक संधि कर लो, सब्सिडियरी अलायंस। उसमें क्या होता है? हम वॉर नहीं करेंगे, रूल तुम ही करोगे, लेकिन तुम्हारे राज्य में हम अपना एक आदमी बिठाएंगे जिसको बोलते थे रेजिडेंट। वो तुम्हारे राज्य में रहेगा। अब वो है तुम्हारे राज्य में, है किसका आदमी? ब्रिटिशर्स का एजेंट। आप कोई भी ट्रीटी करोगे, संधि करोगे किसी भी दूसरी रियासत से, तो आपको हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी। आप किसी से अटैक पर अटैक करोगे तो आपको हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी। दूसरी बात, हमने इनको ये बोल दिया कि चलो अब हमने सब्सिडी अलायंस कर लिया, अब हम दोस्त हुए आज से, हम अपनी एक आर्मी तुम्हारे राज्य में रख देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें चिंता है तुम्हारी, हमें तुम्हारी चिंता है। कल को तुम पर कोई अटैक करे तो वो अटैक इनडायरेक्टली हम पर हुआ, तो हम एक आर्मी रख देते हैं तुम्हारे राज्य में। ये बोले ठीक है रख दो, लेकिन नुकसान क्या था उस आर्मी का? उस आर्मी का खर्चा तो तुम ही उठाओगे ना, ट्रीटी तो हमसे पूछ के करोगे ना। अब जिस कोई ऐसी ट्रीटी जिसमें ब्रिटिशर्स को नुकसान हो रहा है या मुझे नुकसान हो रहा, मैं इनको परमिशन दूंगा उस ट्रीटी को करने की। मान लो दो रियासत, तुम्हें समझ में नहीं आया पीछे? मान लो दो रियासतें हैं, एक रियासत है ए, एक रियासत है बी। ठीक है, दो रियासतें हैं, इन दोनों के बीच में रिश्ते जो भी रहे हों, ब्रिटिशर्स का की एंट्री हुई। मान लो ये लड़का बैठा, ये रियासत है, मैं ब्रिटिशर्स हूं, मैंने बोला या तो मैं तुम पे अटैक करूंगा, अगर तुम हार गए तो तुम्हारी पूरी रियासत, तुम्हारा पूरा अधिकार, पूरे पे अधिकार हमारा, हम अपना राजा बैठाएंगे फिर वहां पे। पहली बात। दूसरा, युद्ध नहीं करना तो संधि कर लो। अब मोस्टली राजा संधि कर लेते थे, क्यों? अगर युद्ध किया, हार गए तो जो है वो भी चला जाएगा, इससे अच्छा तो संधि कर लो। संधि कर ली। हमने बोला कि ठीक है ये एक आदमी है, ये रेजिडेंट है, तुम्हारे राज्य में रहेगा, ये हमारा आदमी है, तुम्हें एडवाइस करेगा, तुम्हें तुम्हारा सही बताएगा, गलत बताएगा, तुम्हें बताएगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए। ये बोले ठीक है। इन्हें तो क्या लगेगा? फैसिलिटी लगेगी ना, ये तो एक रख दिया हमने। अब वो इसलिए रखा है हमने कि कभी इनके दिमाग में क्या चल रहा है वो हमें मालूम चलता रहे, कभी ये हमारे खिलाफ ही उठ के रिवोल्ट ना कर दें। पहली बात, हमने बोला तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए हम एक
सेना रख देते हैं तुम्हारे राज्य में। सेना भी छोड़ दी हमने। वो सेना हमने क्यों रखी? ताकि तुम कभी हम पर अटैक ना कर पाओ। सेना का खर्चा तुम खुद उठाओगे, कोई नया टैक्स लगाओगे तो हमसे पूछोगे, कोई ट्रीटी करोगे तो हमसे पूछोगे। दो राज्य हैं ए और बी, अगर इन्होंने सहायक संधि कर ली, अब अगर ये दोस्ती की संधि करते हैं, मित्रता की संधि करते हैं, तो अंग्रेजों से पूछना पड़ेगा, वो करने देंगे क्या? कल के दिन आप इनके दोस्त बन गए, आपकी पावर डबल हुई कि नहीं हुई? आप दोनों साथ में मिलकर हमारे खिलाफ रिवोल्ट कर सकते हो। तो एक रेजिडेंट रख देंगे, एक आर्मी रख देंगे, तो खर्चा खुद आप उठाओगे, और कोई भी डिसीजन लोगे तो आप हमसे पूछ के लोगे। तो पहली बात तो जिन डिसीजन से आपके ब्रिटिशर्स को नुकसान होगा वो उसकी परमिशन देंगे ही नहीं। दूसरा, अब टैक्स लगाओ, ट्रीटी करो, कोई भी, आपको अंग्रेजों से पूछना पड़ेगा। तो अंग्रेज ऐसी कोई परमिशन नहीं देंगे जिससे कि आप पावरफुल हो जाओ, चाहे वो फाइनेंशियली हो चाहे पॉलिटिकली हो। अब आपको सेना का खर्चा भी उठाना है। तो धीमे 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 राजा क्या हुए? गरीब होते चले गए। आर्मी रख छोड़ी है, आर्मी का भी खर्चा उठाना है, ट्रीटी किसी से कर नहीं पा रहे हैं, सब कुछ ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग होगा अब तो। ये थी सहायक संधि। यहां सिंधिया सपोर्ट कर रहा है गुप्त रूप से, मतलब अभी नहीं हुआ होगा। तो इनडायरेक्टली इनको वो सपोर्ट कर रहे थे। अब सिंधिया के पास कुछ रियासतें थी, चंदेरी, गड़ाकोटा, एकाद और थी ऐसे ही। तो सिंधिया के पास जो रियासतें थी, अंग्रेजों ने उनसे वो रियासतें वापस छीन ली एज अ पनिशमेंट। आप सपोर्ट कर रहे हो ना इन लोगों को, ये तो रिवोल्ट कर रहे हैं ना, अंग्रेजों के लिए तैयारी कर रहे हैं रिवोल्ट की। तो उनसे अंग्रेजों ने वो रियासतें वापस ले ली और अपना राजा बिठा दिया। अब जो राजा वहां बैठे हुए थे पहले से, उनको एक अपॉर्चुनिटी नजर आई कि अब हम अंग्रेजों के साथ हो जाते हैं। क्यों अंग्रेजों के साथ हो जाते हैं और इन्हीं राजाओं के खिलाफ हो जाते हैं? क्यों उनके साथ हो जाएंगे? तो वो ये जो रियासतें जीती हैं सिंधिया से, सिंधिया ने भी तो किसी से जीती होंगी। तो जो राजा वहां पे सिंधिया से पहले रूल कर रहे थे, राजा मर्दन सिंह, ये सिंधिया से पहले रूल कर रहे थे, इनको हरा के सिंधिया ने अधिकार किया था। और जब सिंधिया को एज अ पनिशमेंट ब्रिटिशर्स ने उनसे वो रियासतें छीन ली, तो ये क्या करेंगे? सीधा ब्रिटिशर्स के साथ हाथ मिला लेंगे। क्यों? इनको एक अपॉर्चुनिटी दिखी कि अगर हम ब्रिटिशर्स के साथ हाथ मिला लेते हैं तो अब ये एरिया जो सिंधिया के पास से ले लिया गया वो ब्रिटिशर्स के पास है ना, वो हमें वापस दे देंगे। आया समझ में? मान लो ये थे चंदेरी के राजा मर्दन सिंह, इन्होंने है ना इनको हरा के, मैं सिंधिया हूं, मैंने इनको हराया और सियासत इनसे वापस ले ली। अब ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने मुझसे वापस ले ली। अब दुश्मन का दुश्मन दोस्त हुआ ना, तो अब ये जाएगा इनसे जाके पहले मैंने इनको हराया था, इनसे वापस ली थी इनकी रियासत, मेरे से अंग्रेजों ने ले ली, तो ये अंग्रेजों से जाके मिलेंगे ना जाके। अब इन्होंने अंग्रेजों से जाके हाथ मिलाया और पकड़वाया किसको? मधुकर शाह और गणेश जी को। अब ये अंग्रेजों के अकॉर्डिंग चलेंगे। इनको पकड़वाया तो अंग्रेजों ने लेके इनको फांसी दे दी सागर में। हाँ, अब इनको क्या लग रहा था अंग्रेज इनको वापस देंगे, ऐसा कुछ हुआ नहीं था, लेकिन अंग्रेजों ने वापस नहीं दिया था। अब आया समझ में इस पूरी चीज? अब हम चलते हैं फैक्ट्स पे। अभी नहीं, अभी हम आगे चलते हैं ना उस पे, अभी तो मैं इन दोनों का बता रहा आपको। इसको चाहो तो लिख, डायग्राम बना लो और जो बात मैंने बोली है उसको लिख लो अपने शब्दों में। ये वाला एरिया था तुम्हारा सागर वाला एरिया, खुरई वाला एरिया, उस साइड। अच्छा, अंग्रेजों ने जो की थी वो जबलपुर, सागर में फांसी दी गई थी।
पकड़ाया ही तो दिया था, बताया तो था अभी मैंने, किसने पकड़वाया था? राजा मर्दन सिंह ने। हाँ तो सिंधिया के खिलाफ थे ना, तो अंग्रेजों से जाके मिल जाएंगे ना। राजा मर्दन सिंह से उनकी रियासत किसने छीनी थी? सिंधिया ने। और जब सिंधिया को से उनकी रियासत अंग्रेज वापस ले लेंगे, तो ये किससे हाथ मिलाएंगे जाके? अंग्रेजों से। नहीं भाई, तो मैं बोल रहा कुछ नहीं, एविएशन मिनिस्टर बन गए। अब देखते हैं हम फैक्ट्स को, ठीक है। बुंदेला विद्रोह 1842 में हुआ था। इसका पहला कारण, सबसे बड़ा कारण क्या था? ब्रिटिश भू राजस्व नीति की कमियां। लैंड रिफॉर्म, लैंड रेवेन्यू सिस्टम तो जो है ब्रिटिश का था, टैक्स वसूलना, खेती हो या ना हो आप तो हमें लाके टैक्स दो। मैं किसान हूं, मेरे यहाँ खेत में फसल हो या ना हो, मुझे एक फिक्स रेशियो में टैक्स देना ही देना है। तो आज तो देखो फर्टिलाइजर चल गए, सरकार की स्कीम्स चल गई, बहुत सारी चीजें हैं, अब अकाल नहीं पड़ते, क्योंकि अब एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी उतनी रही भी नहीं ना। पहले तो पूरी इकोनॉमी काहे पर डिपेंड थी, और एग्रीकल्चर थोड़ा सा भी 19-20 होगा तो इकोनॉमी भी 19-20 हो जाएगी। अब तो बहुत सारे सेक्टर आ गए, तो वो चीजें बैलेंस हो जाती हैं। तब तो अकाल भी पड़ते रहते थे आए दिन। तो एक फिक्स रेशियो में आपको टैक्स पे करना ही करना है। मैं किसान हूं, अब मेरे खेत में क्या हर साल एक जैसी फसल होगी क्या? उतना ही प्रोडक्शन होगा क्या? उत्पादन नहीं होगा। तो क्या हुआ बदले में? किसान गरीब होते गए, आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए एक समय बाद। नील की खेती भी करनी है, मतलब कि कमर्शियल क्रॉप्स तो करनी ही थी, कपास की खेती, नील की खेती। अब तुम यहां से कपास ले जा रहे हो इंग्लैंड, वहां मशीनें हैं, वहां से तुम लिनन में शर्ट बना के लाके लेके आ रहे हो, बेच रहे हो इंडिया में। तो भाई एक चीज बताओ, कमर्शियल, सबसे बड़ी दिक्कत ये नहीं थी कि कमर्शियल क्रॉप्स करनी है, कपास उगाना ही है, नील उगाना ही है। दिक्कत ये थी, वो खरीदेंगे तो अंग्रेज, लेकिन उसके रेट भी वही डिसाइड करेंगे। अब एक चीज बताओ, तुम एक चीज, ये तुम बैग मुझे बेच रहे हो, और मैं बोलूं रेट मैं ही डिसाइड करूंगा, तो मैं तुम्हारे अकॉर्डिंग रेट डिसाइड करूंगा या अपने अकॉर्डिंग? नुकसान तुम्हें होगा या मुझे होगा? तुम्हें होगा। तो अंग्रेजों ने तय किया था कि भाई हम आपसे चीज, कच्चा माल खरीदेंगे, लेकिन उसकी दर, किस दर पे आप बेचोगे वो हम ही तय करेंगे। ठीक है भाई, बेचना है ही, करना जरूरी है ही, तो हम कर रहे हैं। अब एक चीज बताओ, जब मैं कमर्शियल क्रॉप्स करूंगा, तो खुद का पेट भरने के लिए कब अनाज उगाऊंगा? नीली की खेती करा रहे हो आप लोग, उसमें तो 1/3 एरिया वैसे ही बंजर हो जाएगा। 1/3 एरिया पे करनी थी ना हर साल, उस पर तो कुछ उगना नहीं है। तो धीमे 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 करके मेरा ही प्रोडक्शन एरिया, उत्पादन क्षेत्र कम होता चला गया ना। पहले मैं इतने बड़े खेत में कर रहा था, फिर इतने में आऊंगा, फिर इतने में आऊंगा, फिर इतने में आऊंगा। यही होता था ना, कि भाई ये खेत है, इतने पे किया मैंने पहले साल की नील की खेती, अब अगले साल तो इस पे कुछ होना नहीं है, अगले साल मैं इधर करूंगा, फिर 2 साल इधर कुछ नहीं होना तो मैं इधर करूंगा। अब मेरे खुद के खाने के लिए, मेरे खुद के घर चलाने के लिए तो इतनी जगह बची ना, कर उतना ही देना है आपको। रेट, आप जो कच्चा माल उगा रहे हो वो भी अंग्रेज खरीदेंगे, वो भी है ना ब्रिटिश खरीदेंगे, और उनकी रेट वो खुद तय करेंगे। अब किसान क्या करेगा? आत्महत्या करेगा। ऊपर से जमींदारी सिस्टम आया तो वो चढ़ेगा कर के लिए। तो ये था ब्रिटिश की भू राजस्व की नीतियों में कमियां, कि आप कुछ प्रॉपर एक सिस्टम नहीं था टैक्स लेने का। इस विद्रोह का प्रसार मुख्यतः कहां था? सागर और नर्मदा वाले एरिया में। इस विद्रोह का प्रसार कहां था? सागर और नर्मदा वाले क्षेत्र में। विद्रोह 1842 में नर्मदा टेरिस के अधिकांश हिस्से में हुआ। इस विद्रोह में राजाओं, मालगुजारों और जागीरदारों ने हिस्सा लिया। देसी रियासत के जो राजा थे, मालगुजारी समझते ही हो आप, जैसे जमींदारी होती वैसे ही इन्होंने हिस्सा लिया। नर्मदा घाटी में विंध्याचल की तराई में हिरण्य नदी और नर्मदा नदी के संगम के पास यहाँ के राजा हृदय शाह एक महत्वपूर्ण लोधी राजा थे, जो कि मुख्य विद्रोही थे। आया समझ में? मुख्य विद्रोही कौन था? राजा
हृदय शाह, लिख लो इस चीज को। अ, हीरापुर के, जो आपका पन्ना वाला एरिया है, हल्का हल्का सा। रिलेट करो ना, बुंदेलखंड में आता है ना ये वाला एरिया आपका। और बुंदेलास ने कहाँ रूल किया? बुंदेलखंड वाले एरिया में, उसी नाम पर तो पढ़ा था। बुंदेला विद्रोह के समय जैतपुर के राजा कौन थे? परीक्षित। ये जो मैंने अभी तुम्हें डायग्राम के थ्रू स्टोरी बताई थी। एक युद्ध हुआ बिलगांव का युद्ध 1841 में, राजा परीक्षित और अंग्रेजों के बीच। राजा परीक्षित और अंग्रेजों के बीच में एक बिलगांव का युद्ध हुआ। बिलगांव की लड़ाई का युद्ध को रेड पेन से लिखना। उसकी डेट मार्च 1841। 1841। इसमें गुप्त रूप से सहयोग किसने किया था? सिंधिया ने। इस बात को याद रखना। मेन रीजन ना कोई एक नहीं था। जब इतना बड़ा विद्रोह होता है तो उसका कारण कोई एक नहीं होता। धीमे 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 लोगों के अंदर गुस्सा आता है और वो बढ़ता जाता है। टैक्स, ये तो सबको पता है ना, शोषण तो हो ही रहा था भारतीयों का। तो वो सारी चीज़ें कलेक्टिवली एकदम से फटती हैं। 1857 की क्रांति हुई थी, उसमें क्या हुआ था? यही सब चीज़ें हुई थी ना, धीमे 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 कई सारी चीज़ें कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती हैं। शशांक, क्या हुआ था 1857 क्रांति में? क्या क्या चीज़ें रिस्पॉन्सिबल थी 1857 क्रांति की? हम्म। हड़प की नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। उसमें ये देखो, धीमे धीमे ना इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आपको घेरने की कोशिश ऐसी। हाँ, कि भाई डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या था हड़प की नीति में? कि देसी रियासतें, ऐसी देसी रियासतें जिन राजाओं के खुद की संतान नहीं थी, वो गोद लिए हुए पुत्र को उत्तराधिकारी नहीं बना सकते थे। आया समझ में? ठीक है, तो आप अपने गोद लिए हुए पुत्र को उत्तराधिकारी नहीं बना सकते। तो इनडायरेक्टली क्या मतलब है? कुछ रियासतें तो ऐसे ही इनको मिल जाएंगी ना। तो जो मिल रहा, जैसे मिल रहा, जहां से मिल रहा उसको ले लो। परमानेंट सेटलमेंट आया, जमींदारी आई, महलवाड़ी आई, रैयतवाड़ी आई। कि भाई सूर्यास्त कानून, सनसेट लॉ आया कि आपको शाम को सूर्यास्त होने के पहले पहले टैक्स जमा कर देना है। ये किसको बोला गया? जमींदारों को। अब जब जमींदार के पास ये फाउंडेशन आ जाएगी कि शाम को सूर्य डूबने के पहले हमको टैक्स जाके ब्रिटिशर्स के यहाँ जमा करना है, तो वो शोषण करेगा किसानों का, वरना उसकी जमींदारी चली जाएगी। तो इनडायरेक्टली एक चीज नहीं थी, कई सारी चीजें घूम फिर के आ रही थी जो रिस्पॉन्सिबल थी उस रिवॉल्यूशन के लिए। आया समझ में? हम्म। हम्म। विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कर्नल वॉटसन के अधीन नागपुर फील्ड को फोर्स को नागपुर भेजा, जो कि जबलपुर 21 अक्टूबर 1842 को पहुंची। इस विद्रोह को सरप्रेस किसने किया था? कर्नल वॉटसन ने। किसने सप्रेस दबाया था इस विद्रोह को? कर्नल वॉटसन ने। ये इंपॉर्टेंट है। बुंदेला विद्रोह किसने दबाया था? कर्नल वॉटसन ने। इसको याद रखना। खत्म करे किया था।
हाँ, 21 अक्टूबर 1842 को 1842 के बुंदेला विद्रोह के समय दो प्रमुख बुंदेला राजाओं ने विद्रोह में भाग नहीं लिया। पहला मर्दन सिंह, जिनका नाम मैंने बताया था अभी। ऑब्वियस सी बात है, ये क्यों लेंगे, बताया था ना अभी, मर्दन सिंह। दूसरा शाहगढ़ के राजा बख्तबली, दोनों ही अंग्रेजों से मिल गए थे। क्यों? दोनों की ही रियासतें छीन ली गई थी पहले, और जब अंग्रेजों ने सिंधिया से वो वापस ली तो उन्होंने जाके अंग्रेजों से हाथ मिला लिया इस उम्मीद में कि हम वापस ले लेंगे अपना क्षेत्र, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दो ही ने तो नहीं किया, बाकी तो सारे हो गए थे ना, सिर्फ दो ने नहीं किया। और एमपी में तो शासन ही बुंदेला का था ना, इसलिए तो नाम पड़ा बुंदेलखंड। हम्म। हिस्ट्री कितनी भी पुरानी हो, एंशियंट से लेके आज तक की हिस्ट्री में जो पॉलिटिक्स वाला पार्ट होता है ना, वो क्या सेम होता है, उतना ही रिलेटेबल वो तब था, उतना ही रिलेटेबल वो आज है। चीजें वही होती हैं, तरीके भी वही होते हैं। ये सब चीजें पहले भी होती थी, ये सारी चीजें आज सरकार गिर जाती है तो यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक दूसरी पार्टी से जाके मिल जाते हैं। ये भी तो हो रहा है यहाँ पे, पार्टी बदल देते हो आप, एक नेता दूसरे नेता दूसरी पार्टी में चला जाता है, दूसरा पार्टी का नेता इस पार्टी में आ जाता है, यही तो हो रहा। तो प्रोसेस तो सेम है, चाहे एंशियंट हिस्ट्री उठा लो, चाहे मिडीवल उठा लो, चाहे मॉडर्न उठा लो, प्रोसेस सेम रहेगा। पॉलिटिक्स कभी चेंज नहीं होती। अब सोचने वाली बात, अगर पिछले 1000 साल में पॉलिटिक्स चेंज नहीं हुई तो अगले 200 साल में चेंज हो जाएगी क्या? नहीं होगी। तो अगर मैं ये बोलूं कि ये जो पॉलिटिक्स का आज का स्वरूप है, ये मेरी जनरेशन में, मेरी आने वाली 2 जनरेशन में सेम ही रहेगा, तो कोई बड़ी बात है? जब 1000 साल में चीजें नहीं बदली तो 200 साल में क्या बदल लोगे? विद्रोह के समय चंदेरी ग्वालियर रियासत का हिस्सा था। चंदेरी लिया था सिंधिया से, किसका हिस्सा था? ग्वालियर रियासत का हिस्सा था चंदेरी। चंदेरी किस जिले में आता? 1829 में चंदेरी के राजा अमूर प्रहलाद और ग्वालियर रियासत के बीच एक समझौता हुआ, जिसमें चंदेरी रियासत की 2/3 आय ग्वालियर दरबार को देना, 1/3 आय स्वयं रखना होता था। इससे रिलेट करो, चंदेरी ग्वालियर रियासत का हिस्सा क्यों है? क्योंकि 1829 में चंदेरी के राजा और सिंधियास के बीच में एक ट्रीटी हुई थी कि भाई उसमें क्या हुआ था, अपनी टोटल आय का 2/3 ये ग्वालियर को देंगे और 1/3 स्वयं रखेंगे। बाकी ग्वालियर को देंगे। अब इसमें ये होता है ना, देंगे का मतलब ये थोड़ी दे ही रहे, इसमें फायदा भी होता है रियासतों का। फायदा ऐसे होता है, कभी चंदेरी पर कोई अटैक करेगा तो सिंधिया सपोर्ट करेंगे। मूर पहरात के बेटे मर्दन सिंह ने 1830 में बानपुर को चंदेरी रियासत की राजधानी बनाया। आ गया समझ में अब? मतलब 1830 में किसके पास था ये? मर्दन सिंह के पास। इसके बाद गया किसके पास? सिंधियास के पास। सिंधियास ने किसने लिया? ब्रिटिशर्स ने। शाहगढ़ के राजा वक्तवली और मर्दन सिंह दोनों सेम काम कर रहे थे, क्योंकि दोनों के साथ सेम चीज हुई थी। बख्तवली ने राज बुंदेला विद्रोह के प्रमुख विद्रोही राजा हिरदोष शाह को पकड़ा और अंग्रेजों के सुपुर्द किया। बाद में स्लीमैन की सिफारिश पर ब्रिटिश सरकार ने हिरदेश शाह को माफ कर दिया। हिरदेश शाह को माफ कर दिया, लेकिन एक को फांसी दे दी सागर में। कौन? मधुकर शाह। नरहट के ठाकुर मधुकर शाह को कैप्टन हैमिल्टन ने मानपुर के ठाकुर मर्दन सिंह की सहायता से बंदी बनाया, जिन्हें बाद में फांसी दे दी गई। यही बताया था मैंने। अब इसमें ये ऐड कर लेना सागर में। यहाँ कुछ पॉलिटिकल इंटरेस्ट होंगे, बचा के रखना होगा उसको, उसने कुछ शर्तें स्वीकार कर ली होंगी, नहीं करेंगे विद्रोह आगे से।
नरहट के ठाकुर मधुकर शाह को कैप्टन हैमिल्टन नाम याद रखना, ने मानपुर के ठाकुर मर्दन सिंह की सहायता से बंदी बनाया, जिन्हें बाद में फांसी दे दी गई। प्रमुख विद्रोही नेता कौन थे इस विद्रोह के? गणेश जू, ऊपर पढ़ा था हमने, सागर से। जवाहर सिंह चंद्रपुर के जो दीवान थे। राजा परीक्षित सिंह जो गिरार के दीवान थे। अखिल भारतीय स्तर पर भारतीय स्वाधीनता का प्रथम प्रस्ताव 1836 में बुंदेलखंड की चरखारी रियासत में आयोजित बुढ़वा मंगल के में पारित हुई थी। मतलब कि पहला प्रपोजल, ये जो आगे हम पढ़ेंगे 57वीं क्रांति, इन सब के पहले जो इसका फाउंडेशन था, प्रपोजल था कि हमें ऐसा कुछ करना है, ये कब? 1836 में। कहा? चरखारी। चरखारी कहाँ है? महोबा के आसपास होगा, बांदा महोबा के आसपास। बुढ़वा मंगल में सभी रियासतों ने जैतपुर नरेश परीक्षित के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ शस्त्र उठाने का फैसला किया था, राजा परीक्षित के नेतृत्व में। और मेन कौन था उसमें? जिनको फांसी हुई थी। तभी हुई थी ना फांसी, क्योंकि इन्होंने इनिशिएट किया था। लीड कौन कर रहा था? मधुकर शाह। और इतना में सब समझ में आया। इसके बाद आपका स्टार्ट होता है मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति, 1857 रिवोल्ट इन मध्य प्रदेश। नरहट। क्या परीक्षित सिंह? गिरार के दीवान थे पहले। जैतपुर नहीं, वही वही जो बाद में जैतपुर के राजा थे। मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति सबसे पहले एमपी में कहा हुई थी? नीमच। नीमच में 3 जून 1857 को क्रांति का बिगुल बजा। वहां सैनिकों ने अंग्रेजी बंगलों में आग लगा दी। कर्नल सोवर्स द्वारा विद्रोह को दबा दिया गया। यानी क्या किया था लोगों ने? अंग्रेजी जो अधिकारी थे ब्रिटिशर्स, उनके बंगलों में आग लगा दी थी। दोबारा से फिर कहा हुआ? 14 जून को ग्वालियर की मुरार छावनी में। मुरार आज भी छावनी है, कैंट एरिया, जो आर्मी का बेस होता है। 20 जून 1857 को शिवपुरी में सैनिकों ने विद्रोह किया। सागर में शेख रमजान के नेतृत्व में विद्रोह हुआ, इंपॉर्टेंट है नाम। गढ़मंडला में गोंडवंशी शासक शंकर शाह रघुनाथ शाह, इन्होंने इस क्रांति को सपोर्ट किया। राघवगढ़ में राजा ठाकुर प्रसाद द्वारा, मंडला में श्री बहादुर व देवी सिंह द्वारा, और रायपुर में वीर नारायण सिंह द्वारा 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। ये पढ़ी लिया। राजा बख्तवली और मर्दन सिंह ने सागर के किले में विद्रोह किया, जिसमें बख्तवली के सेनापति बोधन दहुआ ने काफी सहयोग प्रदान किया था। ये काफी फेमस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिलेटेड, इससे कुछ रिलेटेड था। अब क्वेश्चन क्या था एग्जैक्टली वो हाँ, बख्तवली। इसी समय मऊ छावनी में सादत खां के नेतृत्व में जबरदस्त विद्रोह हुआ और अंग्रेजी सेना की पराजय को मुंह देखना पड़ा, मतलब अंग्रेजी सेना हार गई। क्रांति के समय होलकर शासक और भोपाल रियासत की नवाब सिकंदर जहां बेगम द्वारा अंग्रेजों का साथ दिया गया। विद्रोह के पूरी तरह से सफल न होने का ये बहुत बड़ा कारण था। मध्य प्रदेश में भोपाल रियासत की बेगम सिकंदर जहां और होलकर शासकों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। आगे समझ में? रामगढ़ रियासत मंडला की रानी अवंतीबाई और इनकी सहायिका ने विद्रोह में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। खंडवा और खरगोन में भील क्रांतिकारी भीमा नायक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भीमा नायक के नेतृत्व में जनजातियों ने विद्रोह में योगदान किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये 2-3 बार आ चुका पेपर में क्वेश्चन, ठीक है। अब एमपी के इतना समझ में आया, ठीक है। तो इसमें याद क्या रखना है? इसमें याद रखना है कि उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था।
बख्तबली के सेनापति का नाम? भीमा नायक किसके नेतृत्व में किन्होंने दिया जनजातियों ने अपना योगदान? गोंडवंशी शासक दो, शंकर शाह और रघुनाथ शाह ने इस क्रांति में सहयोग किया। शिवपुरी में कब हुआ? सागर में। ग्वालियर की मुरार छावनी में। और पहली बार कहाँ हुआ? नीमच में। ये याद रखने लायक चीजें हैं इससे रिलेटेड। इसके आगे कल करें।